Good morning, students. Today we are going to read our second chapter of history of 7th class, and chapter name is New Kings and Kingdoms. In this chapter we are going to read about new kings and their kingdoms. Okay, then let we start. Many new dynasties emerged after the 7th century. Here is a word named dynasty. Then what is the meaning of this word? Dynasty. Dynasty means when the members of the same family become ruler one after another, that family is known as dynasty. कि जब एक ही फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो वन आफ्टर अनदर रूलर बनते जाते हैं तो वो फैमिली जो है वो क्या कहलाती है? डायनेसिटी. Map 1 shows the major ruling dynasties in different parts of the subcontinent between the 7th and 12th century. Here is your map. In this map we are going to see there are many dynasties. See Chauhans, Gurjar, Pratihar, Chandel, Parmar, Rashtrakoot, then Chol, Pandyas, and Pal. There are so many dynasties in this map, and these are emerged in between 7th and 12th centuries. And in this chapter we are going to read about Chol dynasty. Okay. Next is the emergence of new dynasty. New dynasties का emerge होना, उनका उदय होना. By the 7th century, there were big landlords or warrior chiefs in different regions of the subcontinent. 7th century में क्या था? वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, warrior chiefs थे सब कॉन्टिनेंट के different regions में. Existing kings often acknowledged them as their subordinate or सामंत. और वो क्या होते थे? जो किंग्स जो थे उनके लिए वो सामंत के रूप में काम करते थे. दैट मीन कि जो चीफ जो होते थे, जो वॉरियर चीफ थे, जो बिग लैंड लॉर्ड्स थे, दे वर्क अंडर किंग्स. वो किंग्स के अंडर में काम करते थे. दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड्स. और उनसे वो क्या काम करते थे? वो अपने किंग्स के लिए या ओवरलॉर्ड मीन किंग ऑफ किंग्स, किंग्स के भी जो किंग्स होते थे उनके लिए वो गिफ्ट्स लाने का काम करते थे. बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट, उनके कोर्ट में प्रेजेंट रहते थे. एंड प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट, और उनको किंग्स को क्या प्रोवाइड करते थे? मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड करते थे. एज सामंत्स गेंड पावर एंड वेल्थ, और जैसे ही इन सामंत के पास पावर एंड वेल्थ आ गई, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ टू बी महासामंत एंड महामंडलेश्वर एंड सो ऑन. तो उन्होंने खुद को क्या डिक्लेयर कर दिया? खुद को क्या टाइटल्स दे दिए? महासामंत एंड महामंडलेश्वर. समटाइम दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स. और कई बार क्या हुआ कि उन्होंने खुद को, उनके जो भी किंग्स थे, जो ओवरलॉर्ड्स थे, वो उससे इंडिपेंडेंट हो चुके थे. वन सच इंस्टेंस वॉज दैट ऑफ राष्ट्रकूट इन द डेक्कन. और इसका एक एग्जाम्पल जो है, इसका एक इंस्टेंस जो है वो हमको देखने को मिलता है डेक्कन के राष्ट्रकूट में. इनिशियली दे वर सबॉर्डिनेट टू द चालुक्याज ऑफ कर्नाटका. अर्लियर वो क्या थे? चालुक्याज जो डायनेसिटी जो थी कर्नाटका की, वो उनके सबॉर्डिनेट थे. इन द मिड 8th सेंचुरी दंती दुर्गा अ राष्ट्रकूट चीफ, की 8th सेंचुरी जो थी उसके मिड में आके दंती दुर्गा एक राष्ट्रकूट चीफ था. ओवर थ्रू हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड, और उसने क्या किया? खुद को चालुक्य से इंडिपेंडेंट कर लिया. एंड परफॉर्म्ड अ रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भा. और उन्होंने क्या किया? एक रिचुअल परफॉर्म किया जाता था दैट टाइम. दैट नेम वॉज हिरण्यगर्भ. और इसमें क्या होता था कि इफ़ कोई भी जो चीफ है या मिलिट्री चीफ है, वॉरियर चीफ है, कोई भी बिग लैंड लॉर्ड्स हैं, इफ़ दे वर नॉट स्त्रिय बाय बर्थ, अगर वो बर्थ से स्त्रिय नहीं हैं, तो वो इस रिचुअल को, हिरण्यगर्भ रिचुअल को परफॉर्म करके वो क्या बन जाते थे? स्त्रिय बन जाते थे. वैन दिस रिचुअल वॉज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण. और ये रिचुअल जो होता था ये कौन परफॉर्म करता था? ब्राह्मण परफॉर्म करते थे. इट वॉज थॉट टू लीड टू द रीबर्थ ऑफ द सेक्रीफाइसर एज अ स्त्रिय. और क्या होता था कि उसको जो परफॉर्म करता था, दैट मीन जो उस हिरण्यगर्भ रिचुअल को परफॉर्म करवाता था, वो क्या बन जाता था? वो स्त्रिय बन जाता था. इवन इफ ही वॉज नॉट वन बाय बर्थ, हालांकि वो बर्थ से स्त्रिय नहीं है, फिर भी इस रिचुअल को परफॉर्म करके दे बिकम स्त्रिय. इन अदर केसेस मैन फ्रॉम इंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूज देयर मिलिट्री स्किल्स टू कार्व आउट किंगडम्स. और ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं जिसके अंदर अलग अलग फैमिली जो थी, इंटरप्राइजिंग फैमिली जो थी, उन्होंने अपने मिलिट्री स्किल्स को यूज़ करते हुए किंगडम को इस्टेब्लिश किया.
फॉर इंस्टेंस, और इसका एग्जाम्पल मिलता है हमको द कदम्ब मयूराश्रम एंड द गुर्जर प्रतिहारा हरीशचंद्र। हियर आर टू नेम्स, कदम्ब मयूराश्रम एंड हरीशचंद्र वर ब्राह्मण्स। ये क्या थे? ब्राह्मण्स थे। हु गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशंस, जिन्होंने अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशन को छोड़ दिया, एंड टुक टू आर्म्स, और हथियार उठा लिए, सक्सेसफुली इस्टेब्लिशिंग किंगडम्स इन कर्नाटका एंड राजस्थान रिस्पेक्टिवली। और बाद में इन्होंने अपने मिलिट्री स्किल की वजह से कहाँ पर किंगडम स्थापित किए? कर्नाटका में और राजस्थान में। एंड द कदम मयूराश्रम, इन्होंने कहाँ पर स्थापित किया अपना किंगडम? इन कर्नाटका। एंड गुर्जर प्रतिहारा के जो हरीशचंद्र थे, ही इस्टेब्लिश्ड हिज किंगडम इन राजस्थान। Then administration in the kingdom. Many of these new kings adopted high-sounding titles such as Maharaja Dhiraj, Great King, Overlord of Kings, त्रिभुवन चक्रवर्ती, लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स एंड सो ऑन। अब ये जो नए किंग्स जो बने थे, इन्होंने खुद को बड़े बड़े टाइटल्स दे दिए, जैसे महाराजा धीराज। महाराजा धीराज मतलब ग्रेट किंग, बहुत महान किंग। किंग्स के भी जो किंग्स होते हैं, देवर नॉन एज महाराजा धीराज। और त्रिभुवन चक्रवर्त, त्रिभुवन चक्रवर्त मतलब वो थ्री जो वर्ल्ड जो होते हैं हमारे, आकाश, पाताल, पृथ्वी, इन तीनों के किंग के नाम से उन्होंने खुद को घोषित कर दिया। However, in spite of such claims, they often shared power with their samants as well as with associations of peasants, traders and brahmins. अब ये जो किंग बने थे, they shared their power, उन्होंने अपनी पावर को शेयर किया किसके साथ? विद देयर सामंत, सामंत के साथ, जो पीजेंट्स की जो एसोसिएशंस होती थी उनके साथ, ट्रेडर्स, ब्राह्मण, उन्होंने हर किसी के साथ अपनी पावर को शेयर किया। इन ईच ऑफ दीज स्टेट्स रिसोर्सेज वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। और इन स्टेट्स में क्या होता था कि जो रिसोर्सेज जो होते थे वो प्रोड्यूसर से ऑब्टेन किए जाते थे। दैट इज पीजेंट्स, कैटल कीपर्स, आर्टिसंस, हु वर ऑफन परसुएडेड और कंपेल्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस। और इनमें कौन कौन होते थे? जो प्रोड्यूसर जो होते थे वो कौन कौन होते थे? दे वर पीजेंट्स, कैटल कीपर्स, आर्टिशंस। और उनको क्या किया जाता था कि जो कुछ भी वो प्रोड्यूस करते हैं उसका कुछ पार्ट जो था उनको किंग को सरेंडर करना पड़ता था। समटाइम्स दीज वर क्लेम्ड एज रेंट, और जो भी पार्ट वो सरेंडर करते थे उसको किस नाम से जानते थे? रेंट के नाम से। ड्यू टू अ लॉर्ड हु असर्टेड दैट ही आउन द लैंड। और क्यों दिया जाता था? क्योंकि कई बार जो किंग होता था वो क्या कहता था कि लैंड जो है ये उनकी है और पीजेंट्स को उनके ऊपर रेंट जो है वो पे करना पड़ेगा। रेवेन्यू वॉज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रेडर्स, और ट्रेडर्स से रेवेन्यू भी कलेक्ट किया जाता था। नाउ हियर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉक्स, 400 टैक्सेस। द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द चोल्स हु रूल्ड इन तमिलनाडु, की चोल डायनेसिटी जो थी जिन्होंने तमिलनाडु में रूल किया, रेफर टू मोर देन 400 टर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस। उन्होंने वहाँ के जो लोग थे, जितने भी पीजेंट्स थे, कैटल कीपर्स थे, आर्टिशंस थे, उनके ऊपर उन्होंने कितने तरह के टैक्सेस जो थे वो लगा रखे थे? 400 टाइप्स ऑफ टैक्सेस दे इम्पोज्ड। The most frequently mentioned tax is vatti, taken not on cash but in form of forced labor. But जो सबसे ज़्यादा जो टैक्स लिया जाता था that was known as vatti, जो उस टैक्स को वैत्ती के नाम से जाना जाता था। And it was not taken as cash, इसके अंदर कैश नहीं लिया जाता था, बट जो भी लोग होते थे उनसे फोर्स्ड लेबर करवाई जाती थी, उनसे काम करवाया जाता था। एंड कदमई और लैंड रेवेन्यू, यहाँ दूसरा जो टैक्स होता था, जो मेन इनका टैक्स जो होता था कदमई, या उसमें लैंड रेवेन्यू जो था वो कलेक्ट किया जाता था। देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन थैचिंग द हाउसेज, इसके अलावा भी बहुत तरह के टैक्सेस थे। घर बनाने पे टैक्स था। द यूज़ ऑफ अ लैडर टू क्लाइम पाम ट्रीज़ के ऊपर अगर कोई लैडर का यूज़ कर रहा है क्लाइम करने के लिए, उसके ऊपर भी टैक्स था। दैट मीन देयर वर सो मैनी टैक्सेस ऑन द पीपल। Next is, these resources were used to finance the king's establishment as well as for the construction of temples and forts. और ये जो resources जो थे ये कहाँ पर यूज़ किए जाते थे? temples को construct करने में, और इसके अलावा forts, किले बनाने के अंदर भी यूज़ किए जाते थे। They were also used to fight wars, युद्ध लड़ने के लिए भी यूज़ किए जाते थे, which were in turn expected to lead to the acquisition of wealth in the
फॉर्म ऑफ प्लंडर एंड एक्सेस टू लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट्स। और क्या होता था कि जब युद्ध लड़े जाते थे तो दूसरी की लैंड जो है उसको एक्वायर कर लिया जाता था, इसके अलावा ट्रेड रूट को भी एक्वायर कर लिया जाता था। तो ये जो रिसोर्सेज जो होते थे इनको वॉर के दौरान भी किंग जो था वो यूज़ करता था। द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़। अब जो फंक्शनरीज जो होते थे, जो काम करने वाले जो लोग होते थे, जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, दे वर रिक्रूटेड फ्रॉम द इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़। जो बड़ी बड़ी फैमिलीज़ जो होती थी वहाँ से उन लोगों को रिक्रूट किया जाता था। एंड पोजीशंस वर ऑफन हेरिडेटरी, और जो पोजीशन जो होती थी वो हेरिडेटरी होती थी। दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल, और सेम यही बात जो थी आर्मी के अंदर भी लागू होती थी। इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग हेल्ड दीज पोजिशंस। और क्या होता था कि बहुत सारे केसेस के अंदर जो किंग के जो रिलेटिव्स होते थे वो इन पोजीशन को हेल्ड करते थे। नेक्स्ट इज प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्तीज कंटेन डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। अब जो प्रशस्तीज जो होती थी उनके ऊपर जो डिटेल्स होती थी वो ट्रू नहीं होती थी, बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्व्स। बट ये हमको क्या दिखाते थे कि जो रूलर्स हैं वो किस तरह से खुद को डिपिक्ट करते थे। एज वैलियंट, बहुत बहादुर के रूप में, विक्टोरियस वॉरियर्स, जीतने वाले योद्धा के रूप में, फॉर एग्जाम्पल। दीज वर कंपोज बाय लर्नड ब्राह्मण्स। और ये जो प्रशस्ति जो होती थी इनको लिखने का काम कौन करता था? लर्नड ब्राह्मण्स करते थे, हु ओकेजनली हेल्प्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके साथ साथ वो किंग की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी हेल्प करते थे। और प्रशस्ति के अंदर क्या होता था? जो प्रशस्ति जो होती थी ये किस किंग की प्रेज में लिखी जाती थी, उसकी प्रशंसा में लिखी जाती थी। किंग्स ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड। और प्रशस्ति जब लिखते थे, जो ब्राह्मण्स जो लिखते थे, तो किंग क्या करते थे? उनको रिवॉर्ड के रूप में लैंड दे देते थे। दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स। और इस रिकॉर्ड को जो ब्राह्मण जो होते थे वो कॉपर प्लेट्स पे लिखते थे। दीज आर द कॉपर प्लेट्स विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड। और ये किनको दिया जाता था? जो लैंड को रिसीव करते थे। Unusual for 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir। कि 12th century की एक संस्कृत पोएम है जिसके अंदर कश्मीर को जिन किंग्स ने रूल किया था उनकी हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है। इट वॉज कम्पोज बाय एन ऑथर नेम्ड कल्हाना। और किसने कंपोज किया है उसको? एंड द नेम ऑफ द ऑथर वॉज कल्हाना। He used a variety of sources including inscription, documents, eyewitness accounts and earlier histories to write his account। और उन्होंने इस अकाउंट को राइट करने के लिए he used a variety of sources। तो बहुत सारे सोर्सेज को उन्होंने यूज़ किया। और उन सोर्सेज में क्या क्या इंक्लूड है? इंस्क्रिप्शंस हैं, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट्स एंड अर्लियर हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। Unlike the writers of प्रशस्तीज, he was often critical about rulers and their policies। क्या होता था कि जो प्रशस्ति के जो राइटर्स होते थे वो क्या करते थे? दे प्रेज देयर किंग्स। वो अपने किंग्स की प्रेज में प्रशस्तीज लिखते थे। बट कल्हाना ने क्या किया? ही वॉज ऑफन क्रिटिकल अबाउट रूलर्स। उन्होंने क्या किया? अपने रूलर्स को क्रिटिसाइज़ किया है और उनकी पॉलिसीज़ को भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। नेक्स्ट इज़ वारफेयर फॉर वेल्थ। कि अब क्या होता था कि वेल्थ के लिए जो वॉर जो है वो किए जाते थे। यू मे हैव नोटिस दैट ईच ऑफ दीज रूलिंग डायनेसिटीज वॉज बेस्ड इन अ स्पेसिफिक रीजन। मैप में हमने देखा था कि जो डायनेसिटीज जो है वो एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर बेस्ड थी। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल ओवर एरियाज। और उसी टाइम में वो क्या करती थी? दूसरे एरिया को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। वन पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वॉज द सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली। इसी तरह का एक एरिया है कन्नौज इन द गंगा वैली। 4 centuries रूलर्स बिलोंगिंग टू गुर्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूट एंड पाल डायनेसिटी फोर्ट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। और इस कन्नौज के ऊपर कंट्रोल करने के लिए देयर वर 3 parties हु फोर्ट इन बिटवीन टू कंट्रोल ओवर कन्नौज। और वो पार्टीज कौन कौन सी थी? फर्स्ट इज गुर्जर प्रतिहारा, सेकेंड राष्ट्रकूट एंड थर्ड वॉज पाल डायनेसिटी। बिकॉज देयर वर 3 parties, क्योंकि ये 3 parties थी इन दिस लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट, हिस्टोरियंस ऑफन डिस्क्राइब्ड इट एज द ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल। तो हिस्टोरियंस ने इसको क्या नाम दे दिया? किस नाम से डिस्क्राइब किया? ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल।
As we will see, rulers also tried to demonstrate their power and resources by building large temples. और इसके अलावा जो रूलर्स जो थे वो अपनी पावर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए वो क्या करते थे, बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाते थे, बड़े बड़े टेम्पल्स को बिल्ड करते थे. सो व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर्स किंगडम, और जब वो एक दूसरे के किंगडम पे अटैक करते थे, दे ऑफन चोज टू टारगेट टेम्पल्स. और वो किस चीज़ को टारगेट बनाते थे, टेम्पल्स को टारगेट बनाते थे. विच वर समटाइम्स एक्सट्रीमली रिच. और क्या होते थे, टेम्पल जो होते हैं वो रिच होते हैं. वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर इज़ सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, अफ़गानिस्तान. और इसी तरह का एक रूलर था सुल्तान महमूद ऑफ गजनी. अफ़गानिस्तान में एक गजनी नाम की जगह है, वहाँ का सुल्तान था महमूद. ही रूल्ड फ्रॉम 997 टू 1030. इनका जो रूलिंग टाइम था वो 997 टू 1030 था. एंड एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, ईरान एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. और इन्होंने अपने कंट्रोल को धीरे धीरे एक्सटेंड कर लिया था और अब वो सेंट्रल एशिया, ईरान और सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे कंट्रोल कर रहे थे. ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर. और वो इस सब कॉन्टिनेंट पे हर साल रेड करते थे. हिज टारगेट्स वर वेल्दी टेम्पल्स. और उनके टारगेट क्या होते थे, जो वेल्दी टेम्पल्स होते थे जिनमें बहुत सारा पैसा होता था, वो उनके टारगेट्स होते थे. इंक्लूडिंग दैट सोमनाथ, गुजरात. और उसी के अंदर था गुजरात में सोमनाथ टेम्पल जो है वो, उस पर भी उन्होंने कई बार आक्रमण किया. Much of the wealth Mahmud carried away was used to create a splendid capital city at गजनी. और जितना भी वेल्थ जो है वो गजनी ने कैरी किया, इसको कहाँ पर यूज़ किया इन्होंने, गजनी नाम की एक कैपिटल सिटी को बनाने में. सुल्तान महमूद वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द पीपल ही कॉन्क्वर्ड. कि सुल्तान महमूद जो था वो इसके अलावा जहाँ पर भी उन्होंने कॉन्क्वर किया है वहाँ के लोगों को जानने में भी इंटरेस्टेड था. एंड entrusted a scholar named अल-बरूनी टू राइट एन अकाउंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. और इसके अलावा इन्होंने एक स्कॉलर है अल-बरूनी, उनको कहा कि इस सब कॉन्टिनेंट के ऊपर वो कुछ लिखें. दिस अरेबिक वर्क नोन एज द किताब उल हिंद. और जो अल-बरूनी जो थे इन्होंने अरेबिक लैंग्वेज के अंदर एक बुक लिखी एंड द नेम ऑफ बुक वॉज किताब उल हिंद. रिमेन्स एन इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर हिस्टोरियंस. और ये जो है हिस्टोरियंस के लिए एक इम्पोर्टेंट सोर्स है. ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर्स टू प्रिपेयर दिस अकाउंट. और ये जो अल-बिरूनी जो थे इन्होंने इस अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए जो संस्कृत स्कॉलर जो थे उनसे भी कंसल्ट किया था. Next is other kings who engaged in warfare included the Chahwans, later known as the Chauhan, who ruled over the region around Delhi and Ajmer. इसके अलावा एक और है चौहान, जिनको आज हम चौहान के नाम से जानते हैं. ये दिल्ली और अजमेर के ऊपर रूल करते थे. दे अटेम्प्टेड टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट. इन्होंने क्या किया, वो वेस्ट में अपने कंट्रोल को एक्सपेंड करना चाहते थे एंड द ईस्ट, और ईस्ट में भी. वेयर दे वर ओपोज्ड बाय द चालुक्याज ऑफ गुजरात. और वहाँ पर उनको किसने अपोज किया, गुजरात के जो चालुक्य डायनेस्टी जो थी उन्होंने अपोज किया. एंड द गढ़वाल्स ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो गढ़वाल जो थे उन्होंने चौहान को अपोज किया. द बेस्ट नॉन चौहान्स रूलर वॉज पृथ्वीराज थर्ड. और जो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं चौहान के जो रूलर हैं पृथ्वीराज चौहान, who defeated an Afghan ruler named Sultan Mahmud Gori in 1119 but lost to him the very next year in 1192. जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान जो थे उन्होंने एक अफ़गान रूलर था सुल्तान महमूद गोरी, उसको उन्होंने 1191 के अंदर डिफीट किया था, बट 1192 के अंदर वो उससे युद्ध हार गए थे. इस वीडियो में हम इतना ही चैप्टर रीड करेंगे. इन नेक्स्ट पार्ट वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर.